करना चाह रहा है, साजिशों की ताकत में यकीन रखते हैं। बल्ला अगर होता तो शेर बल्ले का मुकाबला करता जिस तरह माजी में करता रहा। सुप्रीम कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। खारजा फ्रंट पर आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलवा लिया है, जबकि पाकिस्तान के लिए ईरानी सफ़ीर जो पहले से तेहरान में मौजूद हैं उनको वापस ना आने का कह दिया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद में फ़ज़ाई हमला किया गया। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए जहरियत का इर्तिकाब किया ईरान ने, जिसमें मासूम लोग निशाना बने। हमले के फौरी बाद ईरानी हुकाम ने जैशुल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान जारी किया ताकि बयानिया बनाया जा सके। ये हमला दहशतगर्द तंजीम के कैंप पर हुआ है, ये मौक़िफ़ लिया गया वहाँ से, और लेकिन पाकिस्तान की जानिब से गैर मुतवक्के सख्त रिएक्शन आने पर उसी जैशुल अदल से दोबारा एक बयान दिलवाया गया कि ये रॉकेट्स गलती से पाकिस्तान की हुदूद क्रॉस कर गए हैं, जबकि असल निशाना ईरानी इलाके सीस्तान में मौजूद जैशुल अदल का कैंप था। ये बात मज़े का खेद है कि एक दहशतगर्द तंजीम ईरान की जानिब से अपने ऊपर होने वाले हमले की वजाहत दे रही है। याद रहे कि एक दिन पहले इराक के अंदर भी ईरान की जानिब से हमले किए गए। अब देखना है कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है। अलबत्ता चीन ने दोनों ममालिक से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे। और दूसरा जो एक बहुत इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त तक रिस्पॉन्स है वो बड़ा मेजर्ड है, कैलकुलेटेड है। पाकिस्तान को ज़ाहिर है हर हवाले से सूरत हाल को देख कर इस मामले में आगे बढ़ना है, लेकिन अपने टाइम पर जो है वो पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड करेगा। जो रिएक्शन हमने आपको बताया वो आया है, वो सख्त भी है बट वो कैलकुलेटेड और मेजर्ड भी है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जज्बात से कोई काम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को अपनी तमाम सूरत हाल को देख कर ये फ़ैसला करना है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं, ऐसे वक्त में इस मामले को सिर्फ सतही तौर पे नहीं देखा जा सकता कि ये शायद कोई दहशत गर्दों से मुताल्लिक ही मामला था या किसी और तरह के कोई कंसर्न्स थे। तो प्रोग्राम के पहले से में ज़रा इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ फिर हम बात करेंगे बल्ला छिन जाने के बाद PTI की मुश्किलात में इजाफा जारी है। पार्लिमानी सियासत से आउट होने के बाद पार्टी के अंदर इख्तलाफात और बाहमी अदम एतमाद शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ रहनुमाओं बशमूल सदर मुमलिकत पर लगाए गए इल्ज़ामात के बाद बानी चेयरमैन ने नाराज़ रहनुमा शेर अफजल मरवत को बुला लिया है। दिलचस्प बात है कि शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ दिए गए बयानात में बानी चेयरमैन की मर्जी शामिल है। इस दौरान बानी चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी महफूज फैसला सुना दिया है और ये दरख्वास्त रद्द कर दी है, जबकि बानी चेयरमैन PTI ने पहले 2 प्लान्स की नाकामी के बाद प्लान C के ज़रिए 8 फरवरी को सरप्राइज़ देने का दावा किया है। ये प्लान C क्या है, इस पर बात करेंगे। कुछ और आम इशूज़ पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हम वीडियो में मौजूद हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं आप। और डॉक्टर कमर चीमा साहब माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों की इजाज़त से ज़रा प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा डॉक्टर कमर चीमा से ये ईरान के मामले पर थोड़ा बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, जो गुज़िश्ता रोज़ डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और ईरान के सफ़ीर को भी निकाल दिया है, उनको कहा है बस वो वहीं रहें। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक अनयूजुअल मोमेंट हमें देखने को मिला है। हाउ डू यू सी इट? बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि पिछले कुछ दहाइयों से पाकिस्तान और बहुत सारी जो इस्लामिक वर्ल्ड है ये महसूस कर रही है कि जो ईरान के अंदर जो लीडरशिप है वो उनका एक रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट सोच है। वो खित्ते में अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं और इस हवाले से जहां जहां उनको जैसी जैसी तब्दीलियां करने को दिल करता है, जैसे जैसे वो सोसाइटियल तब्दीलियां या मजहबी तब्दीलियां करना चाहते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरा, इसी पैराए में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो हालात माजी में रहे, एक सऊदी ईरान जो कंपटीशन है उसको भी पाकिस्तान उस हवाले से भी देखना होगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ ये एक अनप्रेसिडेंटेड है कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला प्रॉपर जिसे हम कहेंगे कर दिया है।
जिसको जारी बात है, जैसे मैंने कहा ना, रिविजनिस्ट एंड एक्सपेंशनिस्ट सोच है ये, और प्रोवोक किया पाकिस्तान को कि वो डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकल रिस्पांस की बजाय इस एंगल से सोचे। सो इसको जारी बात है पाकिस्तान अब इस एंगल से सोच रहा है। लेकिन अब सफीर का पाकिस्तान ने जो सफीर को भेजा है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एंगल पे इसको लेके जाना चाहता है, और जो डीप स्टेट है ईरान की या जो हॉक्स है, उनको इनिशियली पाकिस्तान ने जो है वो एक डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल जवाब दिया है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं जिसको देखना चाहिए वो ये है कि बहुत सारी ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले करवा रही हैं, वो भी ईरान में बैठी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, आप कुलभूषण यादव किसी से ढका छुपा नहीं है, वो भी आपको पता है ईरान से पाकिस्तान आया था। तो ईरान जो है इस हवाले से बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, पब्लिक स्फेयर में लार्जली कभी ऐसा माहौल नहीं बनाया गया कि जिसमें हम ज्यादा पब्लिक स्फेयर में एंटी ईरान सेंटीमेंट्स मौजूद हों। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद एक तो जो सफीर को भेजा वो अपनी जगह पे, लेकिन सोसाइटियल लेवल पे भी बात होगी, स्टेट लेवल पे भी अब डिस्कशन होगी। जिस तरह पाकिस्तान ने फैसला किया कि तमाम इंगेजमेंट्स उनको इनिशियली खत्म कर दिया गया है। सो मैं समझता हूं कि इसको एक इस एंगल से देखा जा रहा है। तो ये जो इराक और सीरिया में भी ईरान ने अटैक किया है, तो क्या इसका कोई कंपैरिजन बनता है या पाकिस्तान के अंदर ये एक डिफरेंट इसका कॉन्टेक्स्ट होगा? आप जब बात कर रहे हैं कि ये एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, ये तो बड़ी अनयूजुअल चीज़ है, बिकॉज ईरान पे सैंक्शंस, ईरान के ऊपर तो दुनिया इसको बड़ा मुख्तलिफ तरीके से देखती है। ईरान को पाकिस्तान एडवोकेसी करता रहा है, चाहे वो मिडल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे खुद अपने विद इन जो पाकिस्तान के अंदर इशूज़ होते हैं उसमें भी पाकिस्तान की यही कोशिश रही है। आपको याद होगा पार्लियामान से जो है वो सपोर्ट ली गई और कहा गया कि हम किसी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ईरान के लिए तो आपको पता है कि मिडल ईस्ट में या वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या ख्यालात हैं। तो आप इसको क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर ये एक अनयूजुअल मूवमेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? अब्बासी साहब, देखना यह है कि क्या ईरान पाकिस्तान को प्रवोक कर रहा है, उकसा रहा है, और पाकिस्तान क्या क्या रिएक्शन देता है, ये सवाल है। और दूसरा यह है कि क्या ईरान पाकिस्तान को इस खित्ते में, इस जंग में लेके आना चाहता है? क्योंकि देखें, जो इराक और सीरिया और पाकिस्तान एक ही दिन में अगर आप इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप खित्ते को, जिससे कि ना बाकी ममालिक को सक इन करना चाहते हैं कि वो भी रिस्पॉन्स करें। देखिए, रेड सी में ईरान क्या कर रहा है, होथीज जो हैं उनको ईरान ने अनलीश किया। सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है, इवन के इंडियन फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर भी वहीं पे थे, और सिर्फ एक ही सवाल वहां पे वो कह के आए हैं कि एनर्जी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो मैसेज दिया उन्होंने ईरान को कि होथीज को जो है वो रोकें, वो ईरानी शिप्स पे हमले ना करें। सो एक तरफ तो जितने भी इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं जिनके ऊपर सारी मर्चेंट वेसल्स चलती हैं, उधर भी ईरान ने अपने होस्टाइल जो एक्टर्स हैं उनको अनलीश किया है। दूसरा ये तो भी ये आपको लगता है कि ये ग्रेट गेम का प्लान का हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की इंटरवेंशन? बिकॉज ये तो इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए भी बात की जा सकती थी, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वहाँ पर तो सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई है, कोई चीज़ एस्टैब्लिश जो है वो नहीं होती। थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब। यकीनन आप भी इस पे कमेंट करना चाह रहे होंगे, अगर क्विकली इस पर कमेंट आप, तो फिर उसके बाद हम जरा मेरा ख्याल इट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन, इवन स्पेशली कमिंग फ्रॉम इस ईरान के जो हमारा ये मुसलमान एक दोस्त हमारा ये मुल्क है, और अगेन इस तरह की चीज़ आप उससे ईरान से नहीं तवक्को करते थे। और अगर इस तरह की चीज़ें जैसे आपने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल इस सिचुएशन में डाल दी है। ऑलरेडी ये खित्ता को आप छोड़ें, जो मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा, दिस वाज नॉट द टाइम। मेरा ये भी है कि ये टाइम भी आप देखें कि वहाँ पे मिडल ईस्ट आपका क्राइसिस में गज़ा के इशू चल रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है, लड़ाई हो रही है, फिर आप वहाँ पे मतलब शाम में भी उन्होंने मेरा मिसाइल मारे हैं, इराक में भी मारे हैं, साथ पाकिस्तान में मारे हैं। तो तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, तो इसका वो जाते रिस्पांस अगर जाता है तो वी आर इन ए बिग वार। सो मेरा ये ख्याल है कि मैं भी अनपॉपुलर रिएक्शन अभी दिया नहीं है। अगर मेरा ये व्यू है, अगेन हो सकता है अनपॉपुलर व्यू है, इतना जल्दी हमें कोई इस पे वही वाली बात के इसको जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान का जो अभी तक का स्टांस है वो आप समझते हैं कैलकुलेटेड है, फौरी तौर पर नहीं होना चाहिए। आपको उनसे बात करके अगर वो ईरान को कहें वो इस पे एक्सप्लेनेशन
तो वो अपनी जो भी दे रहे हैं, मतलब ये उनको पब्लिकली मेरा ख्याल माफ़ी मांगनी चाहिए। और पाकिस्तान को ठीक है, आवाम का बड़ा प्रेशर होता है, फ़ौरन जवाब दे, लेकिन सम टाइम आपको बहुत सारे आपको रीजनल दीगर इश्यूज भी देखने पड़ते हैं। एक दफ़ा वार में एंटर होते हैं तो फिर उसको इंडिया एंड ईरान, हमें दोनों को अलग अलग मेरा ख्याल है कि इस वक्त इतनी जल्दी की बजाय आपको बाकी अपने ऑप्शंस हैं वो देखने चाहिए, और फौरी तौर पर आपको वो कहते हैं मैचिंग रिस्पांस, लोगों का गुस्सा, अगर ठीक हम सब गुस्से में हैं, एंगर में, लेकिन स्टेट्स जब आगे डिसाइड करती हैं कि किसी के साथ आपके तल्लुकात, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी एक है ना मुसलमान एक एलिमेंट सबसे बड़ा है आपका। अच्छा, ईरान कभी आपका उस तरह कोई आपकी वार्स नहीं इनिशियली भी रिस्पोंडेड वेल। मेरा ये ख्याल है कि फिलहाल आप इसी तरह का थोड़ा सा इसको क्या कहना चाहिए, कोई लफ्ज देना चाहिए, एक टेम किस्म का जो है ना, ये टिट फॉर टैट वाला जो होता है ना, नहीं करना चाहिए वो इस वक्त मेरा ये ख्याल है। अगेन इट मे बी अनपॉपुलर बात, तो इस वक्त कहने में लोग नहीं मतलब जज्बात में होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इस वक्त थोड़ा सा आपको समझ के अपना टाइम लेके फिर कोई रिस्पांस है उस तरह का करना चाहिए। फौरी तौर पर रिएक्शन का कोई मेरा नहीं। फेयर इनफ, क्विकली ब्रीफ, क्योंकि हमें फिर टॉपिक पे दूसरे पे जाना है। आपके ख्याल में पाकिस्तान का रिस्पांस ठीक है, कैलकुलेटेड है? दो बातें। पहली बात तो ये है कि ईरान के एक वज़ीर ख़ारजा हैं या डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं या उनके हैं, उन्होंने कहा है कि ये हम पीछा कर रहे थे जो इसराइल की बाक़ियात के हवाले से, उन पर हमने हमला किया है। तो इराक़, शाम, पाकिस्तान, और ये वो बड़के हैं जो उन्होंने मारी थी कि हम ये कर देंगे इसराइल के साथ, तो ये कर देंगे, फ़लाने कर देंगे, तो हम सेटल कर दें, सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, तो फ़लाना। अब वो अपनी एक जो अंदर की पॉलिटिक्स सियासत है ना, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। दूसरा, मेरे लिए ये कोई शॉकिंग नहीं है कि ईरान ने किया है। कलभूषण यादव जो था ये मुबारक हुसैन पटेल बन के किधर से आता था? ईरान से आता था और वहीं बिजनेस करता था, और वो उसने बलूचिस्तान और कराची तक। मुल्ला मंसूर कहाँ से निकल के तो मारा गया था? उसी बलूचिस्तान के बॉर्डर पे। बड़ी साहब, पाकिस्तान की स्टेट की तो बहुत सारी मजबूरियां या बाइंडिंग्स हो सकती है। नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूं, लेकिन हम बतौर जर्नलिस्ट तो बहुत सारे जानते हैं ना कि वहाँ ईरान के बॉर्डर से क्या कुछ होता है। और सर, जो चाबहार है ये किस लिए है? इस इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान गवादर बंदरगाह के लिए। आर्मी चीफ बाकरी जो था वो पहले भी धमकी दे चुका है, डिप्टी आर्मी चीफ धमकी दे चुका है। कभी भी ईरान हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ उस तरह दिल से जिस तरह उसको खड़ा। और मैंने आपको बताया जब हम पार्लियामान ले गए थे तो 2013 से 18 का 17 का जो टाइम है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, जो बड़ा प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम किसी की वॉर का हिस्सा नहीं। जब यमन वॉर की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान अपनी पार्लियामेंट ले गया था, स्पीचेस हुई, हमने उसमें अपना रोल प्ले। और अभी भी अगर आप कहते हैं ना कि वो जैसे गलती से अपने, तो अभी भी माजरत कर लेने में क्या, उन्होंने माजरत नहीं, उन्होंने कहा कि हम दहशत गर्दों को मारा, पीछा किया, फलाना किया। ये नियाज़ी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस पर ठीक है, दुरुस्त है? हमें टू मच रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से चलना चाहिए या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हम यहाँ जितने बंदे बैठे हैं ना, तो मैं ये ज़ाहिर है कि ये दूसरों के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं हम चारों के बारे में हतमी कह सकता हूँ कि हमारे पास फैक्ट्स हैं ही नहीं। हम जो भी बातें करेंगे सतही करेंगे, लेकिन जाहिर है कि चूँकि एक तजिया जो है वो हमारा एक राइट है, और हम कुछ ना कुछ हमारे सामने एक हिस्ट्री होती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल फ़र्क तरीके से देखता हूँ। मैं जब 2011-12 में जब सीरिया में घुसा था यूएस से, और उसके बाद सऊदी अरब भी गया, और उसके बाद ईरान भी वहाँ पे गया, और उसके बहुत सारे पाकिस्तान से लोग भी वहाँ पे जिहाद के लिए गए, तो तब भी मैंने कॉलम भी लिखते हुए उस ज़माने के कॉलम देख के जी आप देखेंगे 2-4 साल बाद यहाँ रशिया भी आएगा, और फिर अमेरिका को यहाँ बहुत बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा। फिर चूँकि अभी जिक्र किया भट्टी साहब ने गज़ा का, तो मैं उसको इससे ज़रूर टच करूँगा, वरना जवाब मेरे पास एक और भी है जो मैं उसको थोड़ा सा बस एक दो लाइनों में दूंगा। देखिए, गज़ा के अंदर जो अल-कासिम ब्रिगेड का जो हमला है ना इसराइल के ऊपर, ये हकीकत है कि ये गैर मामूली हमला है, और ये कुछ किसी ग्रुप का नहीं है। ये इतना हाई टेक और इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। और उसके बाद देखें कि इजराइल को आज़ाद हुए कोई तकरीबन 75 साल हो गए हैं। आज तक देखें कि चौथा महीना है, क्या बिगाड़ लिया उसने अल-कासिम ब्रिगेड का? मतलब सिविलियन को मारना, अगर बहादुरी है तो मार ले, और मार ले। पहले भी बेचारे फ़लस्तीनी मार रहे थे, लेकिन ये जंग जो है ये घेर रही है। अब इसी तनाजुर में आ जाए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो ईरान ने हमला किया ये मेरी बिल्कुल दूर की कोड़ी है, और इसलिए आपको ज़रा थोड़ा सा सबको, मेरे दोस्तों को हजम करनी पड़ेगी। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका को ये बड़ा ख़तरा है कि अगर ईरान के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट हमला किया
तो स्टेट ऑफ हर्मज जो है वो ब्लॉक कर देगा जंग की सूरत में, और फिर एक दुनिया में बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आएगा जो हमने 1974 में भी नहीं देखा। अब हो क्या रहा है कि हूती जो है वो रेड सी के अंदर बड़े आराम से हमला करके उन्हें डिस्टर्ब कर दिया है। वहाँ पे उन्होंने अमेरिका को, बरतानिया को, हालांकि वो वहाँ बॉम्बिंग कर रहे हैं, यमन में एक और मुल्क आ गया है। ये बात मैंने कोई जब ये वाक़या हुआ था तो हफ्ते बाद कहीं गई थी, और बड़े हमारे सीनियर दोस्त बैठे थे जो हमारे जयद लोग हैं, उनके सामने गई थी कि ये आप देख लेंगे कि ये सारा एरिया में एक एक मुल्क आएगा, गिरेगा, और ये जैसे 2012-13 की सीरिया की जंग जो है वर्ल्ड वॉर हो सकती थी। और पुतिन ने बाद में बताया कि 2 दफा हम न्यूक्लियर बम यूज करने के चक्कर में थे। ये पुतिन के अपने इंटरव्यूज हैं, रिकॉर्ड पे। इसी तरीके से हूतियों ने उनके जहाज हिट किए। यहाँ पे अमरीकियों को हमारे अंदर एक कमजोरी है, दूसरा हमारे सियासी अदम इस्तेकाम है। इस हालत में अमरीका को हम ना नहीं कर सकते। ज़रूर इन्होंने यहाँ से कोई अमरीकियाँ ऐसी हरकत की है जिसका ईरान ने रिटेलिएट किया है। मैं ईरान को कभी भी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं समझता हूँ, और ईरान हमारे साथ ऐसे ऐसे मौके में खड़ा रहा है और इस तरह खड़ा रहा है हमेशा से अंदरूनी खाना कि हम उसके मेरे जी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना कि देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, फोरम्स वेयर यू कैन एड्रेस दिस काइंड ऑफ इशू। अगर हम ये समझ भी लें हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इफ देयर वर सम इरिटेंट्स, ये तरीका तो मतलब एक तरह से इंट्रूड किया है, ये एक्सपेंशन हुई है, अगर आप समझें कि आप किसी टेरिटरी में वो कर सके। लेकिन मैं अब जरा इस टॉपिक को यहीं पर समेटता हूं क्योंकि मैंने जरा कुछ और इशू जी मैं नहीं फिर दो लफ्ज सुनते जाएं जी। गरीब की जोरू सबकी भाभी, हमारा रोल बड़ा अजीबो गरीब है। ये भी कलभूषण का जिक्र किया है। कलभूषण हमने कब पकड़ा था? कलभूषण हमने जिस दिन जब जो हमने ट्वीट, एक हमारे तो इदारों को ट्वीट का बड़ा शौक है, वो ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट क्या की, कब आया? जब एक बहुत बड़ा विजिट था रूहानी का 3 दिन का। आपने 8 महीने पहले कुलभूषण पकड़ा हुआ था। उसके बाद आपको क्या पड़ी थी कि रूहानी के विजिट को एम्बेरस करें, और कौन कर रहे हैं? हमारी एस्टेब्लिशमेंट के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि जब उन्होंने कहा, रूहानी ने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं है, तो फिर ट्वीट हुई कि नहीं, जिब्राइल शरीफ की जब मुलाकात हुई रूहानी से तो वहां जिक्र किया गया। देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये आपका प्रोग्राम जो है इसमें यकीन है आप जरूर करें। पॉइंट टेकन सर। अब मैं जरा लोगों के इतने टेस्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम कसूरवार हो सकते हैं पाकिस्तान के। हालांकि मेरे तो दिलो जान पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये ईरान ये अभी चूंकि में उनको ब्लेम ना करें, उनके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम बेचारे फंसे हुए हैं हमसे। ओके सर, क्लास साहब जरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वो जिसकी वजह से हम इस नहज पे पहुंचे में आज के मेरा ख्याल है शायद रीजन में भी हमें इसीलिए शायद सभी सी नज़र से देख रहे होंगे, इनके अपने इंटरनल इशू से निपटें तो फिर हमसे निपटेंगे। क्लास साहब आपके ख्याल में ये जो प्लान बी, प्लान सी, पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है वो लुढ़कती जा रही, एक तरफ तो जाहिर है मासिस में तो हैं, लेकिन जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है या जिससे आप पावर में आते हैं वो अब लुढ़कती जा रही है। आपके ख्याल में आप कैसे देखते हैं? आप ये इनके पास कोई और ऑप्शन बचा है या मामला निपट चुका है इलेक्शन? आपने प्लान की बात की है ना, तो मैं खान साहब को भी सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे अभी प्लान सी आएगा तो हम किसी को बता नहीं रहे। हालांकि उस दिन मैंने उनको डॉक्टर साहब को सुन रहा था, इनकी पार्टी के जो हैं डॉक्टर हुमायूं साहब, वेरी डिसेंट एंड गुड मैन, मैं उनको लाइक भी करता हूँ ज़ाती तौर पर। लेकिन मैं उनका सुन रहा था उन्होंने कि हमारे पास प्लान सी भी है। सी क्या है कि हम इसके ये ज़रिए ये होगा टेलीफोन के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए हम अपने वोटर तक पहुँचेंगे। तो मैंने उस पर ना एक थोड़ा सा एक लाइट अंदाज में ट्वीट किया, मैं कि कोई प्लान जो है उसको सीक्रेट भी रहने दिया करें, पहले से आप आके बता देते ताकि हमारे मोबाइल फ़ोन भी बंद हो जाए एक हफ्ता पहले कि मोबाइल के ज़रिए करने। खैर अब खान साहब भी कह रहे हैं प्लान सी है। मेरा जो इन पे हमेशा रहा है, ऑफ कोर्स के दे आर पेइंग द प्राइस को आप और मैं, मतलब है उसको मुल्क की शक्ल में तो ज़रूर दे रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे अनरेस्ट है, एक उसको कह सकते हैं डिस्टेबलाइजेशन का, वी ऑल आर द विक्टिम। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये सबसे बड़े विक्टिम्स तो ये खुद हैं अपने प्लान्स के। मतलब प्लान ए क्या था, मुझे याद है जिस दिन ये थे आपको याद होगा वज़ीर आज़म थे, और अगले दिन यहाँ पे आना था कौमी असम्बली में, इनकी वो आनी थी, उस पर ये वोटिंग होनी थी, नो कॉन्फिडेंस में। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कोई साफ़ियों को बुलाया हुआ था, मैं भी थे, आमिर मतीन साहब भी थे, और 2-4 और लोग भी उन्होंने बैठे हुए थे। वहाँ पे बात हो रही तो खान साहब ने यही कहा, मुझे आज तक याद है, ये साथ ही बैठे, ये खान साहब बैठे थे, मैं, आमिर साहब और साथ में और भी 5-6 दोस्त बैठे थे। तो उन्होंने कहा जनाब, और बड़े पुरजोश थे, वो एक्साइटेड जैसे स्टाइल है खान साहब, उन्होंने कहा मेरे पास वो प्लान है, कल आप बस देख लीजिएगा,
आमिर साहब ने कोशिश की पूछने की भी क्या प्लान है, क्या हुआ कि नहीं नहीं आमिर बस ज़रा सब्र करें, कल हम यहाँ पे अब देखेंगे अन्नी पा दियांगे, कल बस आप सिर्फ 12 घंटे सब्र कर लें। उनका बहुत बड़ा प्लान है हमारे पास। वो प्लान क्या था वो साहब ने देख लिया कि कौमी असम्बली भी टूटी, फिर उस असम्बली टूटी, फिर उनका अगला प्लान था जो हम यहाँ से इस्तीफे दे देंगे। अच्छा वो इस्तीफे भी दे के बह रह गए। अब ये प्लान इनका बी क्या था, वो था जी हम जाएंगे पंजाब में जाएंगे, केपी में जाएंगे, वो हुकूमतें तोड़ देंगे। बहुत बड़ा प्लान था। ये हमारे जैसों ने कहा जी बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जी, बिल्कुल जनाब मास्टर स्ट्रोक का जो हशर है वो आपके सामने है। अच्छा फिर उनके बाद तीसरा ये प्लान था जनाब कि हम जाएंगे और नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट होनी है, धरने करेंगे, लॉन्ग मार्चेस करेंगे, नवंबर से पहले इलेक्शन करवा लेंगे और हम करवा लेंगे। वो प्लान भी हमने देख लिया। अब वो सारे प्लान करते करते विद मतलब हैवी हार्ट आई एम सेइंग नॉट कोई एज इसके खान साहब जेल जा बैठे हैं, 9 में भी हो गया। आपके वर्कर बेचारे मारे गए, वो उनको So you think they don't have any concrete plan? ये प्लान बने जा रहे हैं लेकिन फ्लॉप हुए जा रहे हैं। सियासतदान, अच्छे सियासतदान के लिए एक ही प्लान होता है। मैं 2-4 मिसालें भी बहुत सारे प्लान नहीं चाहिए होते, एक ही होता है। आप मुश्किल में है, मैं पॉलिटिक्स में राइज एंड फॉल होता जा रहा है। महातिर मोहम्मद जो है 90 साल की उम्र वजीर आजम बन गए थे, वाजपेयी साहब जो है 80 साल की उम्र बन गए थे। बेंच मार्क बड़ा हाई होता है, मतलब यू गो ऑन एंड ऑन। आपके लिए वो नहीं होता मई वे और हाईवे आज ही हो जाएगा तो ठीक, ऐसे नहीं होता। आपके पास एक ही प्लान होता है कि आप पावर में है, पावर से निकल गए, नाउ वेट एंड सी। आप जरा अपने उसको मुखालिफ दुश्मन की वीकनेस का इंतजार करें। आप कह रहे हैं बेसिकली कि पॉलिटिक्स में स्ट्रेटजीज होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, वॉर गेमिंग नहीं होती। वॉर गेमिंग नहीं होती। आपको गुरीला तो नहीं है ना, आपका वर्कर गुरीला तो नहीं है, जंग की ट्रेनिंग लेकर तो नहीं आए बेचारा, सड़कों पे मार खाए, जेलें भुगते, घरों पे हमले हों। एक ही प्लान होता है इसका ये पॉलिटिशियन के पास, वो होता है आपका सब्र और इंतजार। जैसे नवाज शरीफ साहब चौथी दफा बनने जा रहे हैं, उनको सजाएं भी हुई। अच्छा जरदारी साहब 14 साल जेल में रहे, गिलानी साहब भी रहे, राजा साहब भी रहे, ये सारे लोग जेल में रहे। मैच है, आप कह रहे हैं T20 नहीं है। इसको थोड़ा सब्र के साथ थोड़ा ठंडा करके खाते हैं। वो कहते हैं नहीं मई वे हाईवे अभी कर लें, प्लान B C D करके। हशर हमने देख लिया, बेचारा सारा वर्कर, इमरान खान साहब खुद उनकी फैमिली ने सफर किया। बड़ी साहब वैसे जिस मुलाकात का हवाला दे रहे थे ना क्लासरा साहब, उस मुलाकात में मैं भी था और उसके अलावा भी एक और मुलाकात थी जिसमें मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो अमेरिका का आपने नाम लिया है ये आपका स्लिप ऑफ टंग है या आपने इंटेंशनली नाम लिया? जो स्पीच की थी उन्होंने, पहले वो चुप रहे, थोड़े इरिटेट हो रहे थे, बहरहाल बीच में उनके जो राइट लेफ्ट पे लोग थे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये सवाल मिस हो जाए। बहरहाल मैंने बहुत फोर्स किया तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं ये स्लिप ऑफ टंग है। बाद में उन्होंने कितना अमेरिका या 70 साल की उम्र में कोई बंदा वजीर आज़म हो, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। सर वो स्पीच रिकॉर्डेड होना, प्राइम मिनिस्टर की एडिट हो सकती है, सारा कुछ। तो ये हम देखते रहे। आपके ख्याल में भी एग्जॉस्ट कर गए सारे प्लान? कोई लीथल प्लान बन रहा है, प्लान C, कि वो जिसके जरिए आप एग्जीक्यूट करा सकेंगे, जो अब तक नहीं करा सके, वो जेल तक चले गए लेकिन कोई प्लान काम नहीं कर गया, या कोई प्लान आपके ख्याल में है, एग्जिस्टिंग प्लान कोई है? न्यायी साहब से पूछें, फिर एंड पे मैं तो मुख्तसर आप एंड में देंगे। न्यायी साहब आपके ख्याल में कोई प्लान C मौजूद है, कोई प्लान ऐसा मौजूद है जिससे वो इस क्राइसिस से निकल सकें? पॉलिटिकल प्लान हो या कोई लीथल प्लान है उनके पास ऐसा जिससे वो इस क्राइसिस से निकल सकें, डू एंड डाई वाला? मुझे एक लाइटर नोट के ऊपर एक थोड़ा सा लतीफ़ा सा है जो यहाँ फिट इसलिए नहीं बैठता कि हमारे यहाँ इस वक्त जो क्राइसिस है वो क्राइसिस नहीं, वो कैटेस्ट्रॉफी है, फिट नहीं बैठता। मगर एक सिख का मुझे प्लान जो थे ना वो मैं कभी क्लासा साहब के प्रोग्राम में बताऊंगा, जब कभी इस तरह का माहौल नहीं होगा तो बताऊंगा कि सिख ने कैसे प्लान बनाए थे। ये हमने आपका क्या बिगाड़ा है? माहौल वाली बात तो हम आपकी मान लेते हैं, लेकिन हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप हमारे प्रोग्राम में नहीं बताएंगे? नहीं बस मैं एक फिक्रा बता देता हूँ, वो सारी आपको स्टोरी सारे इंटेलिजेंट बैठे हैं, सबको पता चल जाएगा। आखिर में जब सिख फांसी लग रहा था तो कहते हैं मतलब उन्होंने हम पे बनाए हुए, हम वैसे कह दें किसी इंसान का कोई लतीफा सुना बता दे। चलो मैं कम्युनिटी स्पेसिफिक ना, कम्युनिटी अच्छा नहीं लगता, अपने बता लेता हूँ, अप्रिशिएट इट। नहीं क्लासा मैं अपने पे बना लेता हूँ कि पठान जो है ना फांसी जब लग रहा था, मेरे पे बना दें। नहीं मैं अपने पे बना लेता हूँ। तो पठान ने फांसी पे लग रहा तो उन्होंने कहा जी खान साहब बताया वो फिर आपका कौन सा प्लान था जो आखिर प्लान डी था? कहता मैंने यही तो प्लान था कि मुझे फांसी लगा देंगे बेगुनाह, और उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं कसूर नहीं किया। और अच्छा वैसे सर मुझे तो लग रहा है ये वो अगर गुलेल वाला लतीफा आपने सुना हो, मुझे तो ये गुलेल वाले हालात लग रहे हैं। बस इससे ज्यादा मैं आगे बोल नहीं सकता, अगर आपने सुना हो तो वो गुलेल वाला लतीफा। नियाजी भाई अगर हमारे पठान भाई ने रिएक्ट किया तो आपने अपने ऊपर लेने, आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं ये कहने वाला था कि पठान भाई नाराज होंगे, आप अकेले उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, हमें कहेंगे तुम हंसे क्यों थे, तुमने सुना क्यों था, हमारे पे पड़ जाएंगे हमारे पठान भाई। मेरे पास प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, वो मैं आपके ऊपर किसी टेढ़ी आंख से भी किसी पठान ने देखा ना तो मैं उसे निपट लूंगा, फिक्र ना करें, मेरे पास प्रोप्राइटरी राइट्स हैं। जी सर प्लान कोई नहीं आप कह रहे हैं। बात यह है कि
बात यह है जी कि मेरा अपना ख्याल है जी कि एक बात है जो मैं अक्सर कहता हूँ और अजबर करा चुका हूँ कि इमरान खान साहब को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं, उनके अंदर अल्लाह ने बड़े उनके प्लस पॉइंट्स हैं, उनकी सेंसेस हैं, उनकी वीकनेसेस भी हैं। और बदकिस्मती जो उनकी वीकनेस है वो एक ऐसी फील्ड के अंदर है कि जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उन्होंने 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनाई, आज शायद है 17 जनवरी 2024, ये तकरीबन कमोपेश 28 साल हो गए उनको ये पार्टी को बनाए हुए। 28 साल में एक मुझे अपना सियासी फैसला बता दें कि जिसके ऊपर उनको बाद में खुद ना नदामत हुई हो या खुद ना कहो कि हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम ये बातें डिस्कशन करते थे दोस्ताना माहौल में और बड़ा कैंडिडली और इनफॉर्मली करते थे, तो मैं यही कहता था कि मैं इमरान खान साहब मुझे आप बताएं 2012-13 तक, मैंने कहा 16-17 साल हो गए, एक कोई फैसला बता दें जो आप इतने डट जाते नहीं ये करना ही करना है, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था या मैं जो है ये नुकसान पहुँचाया। तो ना चाहिए, ये उनकी कैपेसिटी है नहीं। ये लड़ाई जो है ना उन्होंने खान साहब को कर लिया आइसोलेट। हकीकत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे हुनर और तीर आजमाए बगैर उन्होंने खान साहब को मार्जिनलाइज कर दिया। आज खान साहब बिल्कुल तनहा हैं और बिल्कुल अकेले हैं। ये सारे झूठ बोलते हैं जो कह रहे हैं कि हम पार्टी बना रहे हैं या हम इलेक्शन करवा रहे हैं, ये सारे के सारे उनको चुकमे दे रहे हैं। और हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नॉर्मली हर बंदा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ होता है, हर बंदा अपने इंटरेस्ट को जो है वो परसू करने के लिए और उसको परसुएट करने के लिए वो आता है। और ज़ाहिर है दूसरा लीडर चूँकि उससे फ़ायदा होता है, नवाज शरीफ हो, इमरान खान साहब हो, बेनज़ीर भुट्टो साहब हो, तो फिर वो उसको आगे चलाते हैं। अब इस सूरत हाल में जब हर बंदे के मुफादात ज़ाती होते हैं सियासी जमातों में, ये कोई जमात इस्लामी नहीं है ना ये कम्युनिस्ट पार्टी है कि जहाँ पे आइडियलिज्म के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी इस्तवार करें और आइडियलिज्म के लिए अपनी ज़ात को कुर्बान कर दें। ये कोई बंदा, ये सारे लोग ज़ात की प्रमोशन के लिए आते हैं। और ये वो पॉइंट था, खान साहब की बदकिस्मती ये है कि उनके सारे सिस्टम में हर किसी पार्टी सिस्टम में एस्टेब्लिशमेंट पेनिट्रेटेड है, लेकिन खान साहब के सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है 90% पेनिट्रेटेड है। वो उनके अंदर उन्होंने उसको हटाया हुआ है और वो फैसले करेंगे खान साहब उनकी हामी भी भरेंगे, लेकिन खान साहब के हक में फैसले नहीं जाएंगे। राइट सर। भट्टी साहब एग्री सारों से। आपके पास भी बात होगी प्लान सी? नहीं बिल्कुल, आपसे बड़े प्लानर और कौन है। जो आपने बता दिए इमरान खान को ये प्रोग्राम में भिजवाऊंगा, इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। पता तो चले हमें आपकी राय। मैं आपसे एग्री करता हूँ, आगे बढ़े। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं, ये जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, जो भी स्टेटस है उनका, वो अलग बात कर रहे हैं। जिस तरह अभी न्याजी साहब तो बहुत सख्त बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 90% कंट्रोल ही इस्टेब्लिशमेंट के पास है, उनका पार्टी का अब उनके पास है ही नहीं। ये शेर अफजल मरवत साहब बयान अलग देते हैं, बाकी बयानात रऊफ़ हसन साहब अलग देते हैं। ये इस टाइम के अंदर भी सब अलग अलग पोजीशंस ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है पार्टी में? मोहतरम न्याजी साहब से पूछें, 90% वो अंदर इस्टेब्लिशमेंट डाल चुके हैं, उनसे पूछें, मेरे ख्याल बाकी बता दें। वैसे मैं जवाब है मेरा, सही कह रहा हूँ। मेरे से साहिब इल्म आदमी है, साहिब दानिश आदमी, मेरा बड़ा प्यारा भाई है, और दूसरा उस्ताद मुकर्रम बैठे हैं, दोनों से पूछें। आपको थोड़ा मशवरा दूँ, मेरी इनसे ना कोई पिछले कितने साल हो गए हैं, 26 साल मोर देन से हमारा ताल्लुक दोस्ती है। इनको ना अकेले इनके साथ सोलो किया करें। ये सोलो की वजह से नाराज हो रहे हैं? आप सोलो प्रोग्राम मैं जानता हूँ, मैं 26 साल के ताल्लुक। तो ये अक्सर तो जो है वो आते रहे, काफी देर बोलते रहे। 4 में इंदा के लिए आपने इनको बुलाना हो ना हफीजुल्लाह न्याजी साहब को बुलाया करें, ना मुझे बुलाया करें। जिसने जितने भी सुन रहे हैं वो मेरे लिए तो आप तमाम काबिल एहतराम है। ये तो मुमकिन अल्लाह हमारे भाई को मुख्तसर भी जवाब नहीं सुनते। नहीं मुख्तसर नहीं है इसका मतलब, वो नाराज हुए बैठे हैं। 26 साल दोस्ती का वास्ता। सर वो नाराज हुए बैठे हैं कि मैं भी ज्यादा गुफ्तगू कर गया हूं। मुझे भी लग रहा है, बट मैं नेशनल टीवी पे बैठा हुआ तो इनसे नहीं कह सकता ना कि ये इतनी छोटी सी बात पे नाराज है। छोटी आपके लिए छोटी है भाई साहब, भट्टी साहब के लिए बहुत बड़ी बात है ये। टीवी पे ज्यादा देर बोलना, मेरा ख्याल है आपको इनको सोलो करना चाहिए। हद हो गई, ये भी कमाल है। तो ये इन्होंने कंडीशन नहीं रखी। आप जरा इशू की तरफ आए ना भट्टी साहब, क्योंकि नेशनल टीवी बैठ के बाद ब्रेक में मैंने सीरियस बात की, आपने मजाक में लिए।
सर अच्छा मैं इसको संजीदा लेता हूँ। इनकी ईगो अब हर्ट ये हुई करते हैं हम कि मैं न्याजी साहब से और आपसे दोनों से इजाजत लेता हूँ कि इनको हम थोड़ी देर बोलने बोले नहीं, बोले हम नहीं, तो नहीं, चुप कसम से नहीं, मैं बताएं अब इशू बताएं ना सर। नहीं मैं आप इस पर न्याजी जरा साहब comment करें। बेहतर, न्याजी साहब बेहतर जानते हैं, कसम से मैं इस कह रहा हूँ ये मेरा न्याजी साहब ये भट्टी साहब आपकी वजह से गुफ्तगू नहीं कर रहे, ये माजरा क्या है? क्योंकि क्लासर साहब ने तो बता दिया कि वो टीवी पे सोलो बात करना चाहते हैं। नहीं, भट्टी साहब की मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और उनकी जो कई दफ़ा जो जनरल नॉलेज है वो मेरी जनरल नॉलेज से जब मिल जाती है तो वो इस तरह की जो है जनरॉसिटी और इस तरह की फ़राख दिली जो है वो जो है उसको पेश कर देते हैं और मैं भी कई दफ़ा इनको अपना टाइम दे देता हूँ जब जैसे। तो अब हम ब्रेक में सर कोशिश करते हैं तीनों लेकिन को आज मिलके मेरे जो है ना, ख्याल तीनों मिलके कन्विंस करते हैं कि अभी हमारा मेरा भी टाइम ले ले वाला लगता है सवाल वाला। आज कुछ और वजह है। आज मैं सोच रहा हूँ इनको ब्रेक के बाद अपना सवाल वाला टाइम भी दे देते हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमने भट्टी साहब को मनाने की कोशिश की है, पता नहीं कितने माने क्योंकि मेरा 9 साल का ताल्लुक है, क्लासरा साहब ने 29 साल का बताया, न्याजी साहब ने भी बहुत तवील अपना ताल्लुक उनके साथ सवाल बताया। करें सर, सवाल करें सर, सवाल मैं सर, माजरत सिंपल ये चाहता है। हूँ आपको उस वक्त सिंपल ये, पहले आप ये बताएं आप राजी हो गए? हाँ हाँ बिल्कुल हो। शुक्र है नाराज ही क्लासरा नहीं साहब हुआ स्टूडियो में मौजूद थे, नहीं तो आज आपने राजी होने में भी घंटा लगा दिया। अल्लाह माफ करे। मैं इसको 2-4 बातें कह सकता हूँ, बाकी तो किसी की बात नहीं, ये बात ठीक है। सर, आपके ख्याल में पीटीआई बंद गली में चली गई है जिस तरह न्याजी साहब ने या क्लासर साहब ने बात की, आपके ख्याल में नहीं पॉलिटिकल ऑप्शंस उनके अब खुले हैं जाके? पहले तो वो फिर भी कोई ना कोई मैनेजमेंट कर लेते थे, अगर ये इलेक्शन हो भी गया तो वो पॉलिटिकली अपनी स्टैंडिंग स्ट्रांग करके। योर टेक ऑन। देखिए दो चीज़ें हैं, आपने एक तरफ एक रुख किया कि इमरान खान साहब के फैसले, इमरान खान साहब की सियासत, इमरान खान साहब की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कल, आज और आने वाला कल। दूसरा भी इसका रुख है, दूसरा रुख है कि शुक्रिया अदा करें इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर का, शुक्रिया अदा करें, यानी मुतनाज़ तरीन हालात, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ फ़ैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें, और शुक्रिया फ़ायज़ इसाक़ काजी बेंच का जिन्होंने वो एक ऐसा फ़ैसला दिया जो तारीख़ के कूड़ेदान में सबसे ऊपर पड़ा होगा। और अब वो ज़ाहिर है जब इस तरह के 9 मई, ना इस मुल्क में पहले कभी 9 मई हुआ है, ना जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो हुआ है। 3 फैसले हैं जो अभी भी आज भी मेरा ख्याल है, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि हाँ वो उनको तहरीक इंसाफ को हमेशा हॉन्ट करेंगे जब तक दोबारा वो किसी इस क्राइसिस से नहीं निकलेगी। एक कौमी असम्बली से निकलना, दूसरा सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना और तीसरा फ़ौज से लड़ना। ये वो 3 फैसले हैं जिसकी वजह से वो यहाँ हैं। लेकिन यहाँ अब उनके पास क्या, आपके पास ऑप्शन रह जाते हैं क्या? आप ऑप्शन किस ऑप्शन की बात करते हैं? यहाँ तो सर्वाइवल की जंग है, पार्टी ख़त्म हो गई है ना। फ़ायज़ इसाक़ काजी बेंच ने तो पार्टी ख़त्म कर दी ना, टेक्निकल नॉकआउट कर दी। अब ऑप्शन क्या है? ठीक है, जब जब आपका बल्ला ले लिया गया, ना बल्लेबाज है, ना बल्ला है, ना पार्टी का हेड है, ना पार्टी मौजूद है, ना तजवीज़ कुनिंदे तक, तईद कुनिंदे तक गिरफ्तार हो रहे हैं, कागजात छीने जा रहे हैं, सारा हो रहा है। तो अब क्या ऑप्शन क्या रह गया? ऑप्शन एक है, वो भी नहीं पूरा होगा। अब तो सूरत हाल ये है, लग ऐसे रहा है कि बहुत कम लोग जीतेंगे, ऐसा लग रहा है। सिलेक्शन 2024 में बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, और जो पहुंच पाएंगे सिलेक्शन 2024 में वो बाद में आज़ाद हैं। जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ चलेगा, जरदारी साहब चलेंगे, वो उड पुड जाना, रत्ती मकई दा दाना, वो हो जाएगा। तो आपके ख्याल में क्या खान साहब दीवार के पीछे नहीं देख सके कि मेरी इन तमाम मूव्स का ये नतीजा, जैसे पॉलिटिशियन है ना, वो सोचता है, प्लान करता है कि मैं बंद गली में जा रहा हूँ, मेरे ये ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए हैं, मेरे ये रास्ते अब नहीं बचे, मुझे नई स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी। वो तो खुद स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट में होता है ऐसा, आप नई प्लानिंग करते हैं, फील्डिंग नई बिछाते हैं, नए तरीके से, नई एनर्जी से आते। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो तमाम ऑप्शंस जो वो इस्तेमाल करते रहे, उन्हें कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि मैं इस नहज पे पहुंच जाऊंगा? या आप समझते हैं ये बिल्कुल ऐसी कोई प्रेसिडेंट ही नहीं थी पाकिस्तान में जिसको सेट कर दिया गया, जिसकी वजह से वो फंस गए, वरना उनकी पॉलिटिक्स ठीक थी? नहीं, गलत फैसले थे। मैंने कहा ना, 3 मेजर फैसले थे, इसके बाद संभले ही नहीं। इसके बाद वो जैसे होता है रोलिंग स्टोन, बस वो चलता गया, चलता गया। आपके ख्याल में फिर वो एक नाकाम पॉलिटिशियन साबित हुआ? सियासतदान तो कभी थे ही नहीं,
सियासतदान तो वो जो हमारे यहाँ सियासतदान पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, जैसे जरदारी साहब हैं या जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, उनके पास ना कोई शहबाज शरीफ था, ना कोई मरीम नवाज़ थी, ना बिलावल के पास बिलावल जैसा कोई बाप था। तो वो ज़ाहिर है वो जो कुछ किया उस भुगता। तो सियासतदान तो कभी थे ही नहीं। हाँ, और अब बेस्ट, मेरे ख्याल में बेस्ट अपोजिशन लीडर है मेरी जो मुस्तकिल मिजाज है, अनथक है, खड़ा हुआ है। क्लासर साहब, अनप्रेसिडेंटेड है जो पीटीआई के साथ हुआ, माजी में किसी के साथ भी नहीं हुआ, और क्या मतलब ऐसी सिचुएशन अब डेवलप हो गई है क्योंकि अदालतें उनके खिलाफ, इदारे सारे उनके खिलाफ हो गए और वो भी खुद गलती करते गए इदारों से लड़ाई करके, इसलिए वो इस नहज पे पहुंच गए? सर वो है ना, मुनीर नियाज़ी साहब की बार बार सारे लोग ही कोट करते हैं, वो हर बंदे पे फिट आते, मेरे पे, आप पे, सब पे, भट्टी साहब, हमारे हफीजुल्लाह नियाज़ी भाई पे, कि कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी, तो गल गम का तौक भी सी, ये सब पे आती है। मतलब अपनी फेजेस में लाइफ में हम सारे इस सिचुएशन से गुजरते हैं कि जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, खुद भी होते हैं। ये और चीज़ है कि हम उसके बाद स्केप गोट ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करता, वो दूसरे पे डाल के जान छुड़ाना चाहते हैं, खुद को मुतमिन करना चाहते हैं। बात है अनप्रेसिडेंटेड की। भुट्टो साहब वाज हैंग्ड, इससे कोई बड़ी प्रेसिडेंट तो नहीं हो सकती ना। अल्हम्दुलिल्लाह उसके उनके बाद कुछ सियासी लीडर जो है वो ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो साहब असैसिनेटेड, लेकिन अगेन कोई अदालतों के ज़रिए, कोई केसेस के ज़रिए कोई हैंग तो नहीं है, खुदा ने बचा लिया। नवाज शरीफ साहब का भी यही केस था, 13 साजिश केस वाला जो था, उनको आके बिल क्लिंटन जब मार्च 2000 में आए थे, अभी मैं बुक पढ़ा था, उसमें उन्होंने कोई इंकशाफात किए हैं, तो वो आके कह के गए थे, बिल क्लिंटन साहब उनकी जान बचाए गए थे कि उन्होंने कहा जनरल साहब आपकी दफ़ा वो आपने उनका भुट्टो साहब वाला हाल नहीं करना, उन्होंने शोर सर, सो वो बच गए थे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के अरकान के साथ ये शाही किले की दास्तानें कभी सुने, क्योंकि नई नस्ल है, ये पता ही कौन है, उनके साथ क्या कुछ हशर नहीं हुआ, लोगों ने सेल्फ इमोलेशन किया, खुद को आग लगाई हुई है, शाही किले में रहे, लोग पागल हो गए, फैमिलीज ने सफ़र किया, बहुत सारे जो बेचारे आपके पढ़े लिखे लोग थे, वर्कर जर्नलिस्ट थे, वो मुल्क छोड़ गए, जलावतनियाँ गुजारी। मतलब इट वॉज रेन ऑफ टेरर जो जनरल ज़िया साहब का दौर 10 साल था, बहुत उन्होंने बुरे तरीके से भुगता। अच्छा, उन्होंने भी यही रूट ले लिया था जब अल-जुल्फ़कार बनी थी उनके बच्चों ने, मुर्तज़ा ने और शाहनवाज ने। बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ा सियानी से, उनकी अम्मा ये हो गई, उसमें नुसरत भुट्टो साहब ने अपने आप को उस विंग से अलहदा किया कि ये जो पीपल्स पार्टी का विंग है जो मिलिटेंट होता जा रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर बाहर से बैठ के अपने बाप के बदले लेने की कार्रवाइयां करना चाहते हैं, उन्होंने खुद को डिस्टेंस किया, अपना एक पॉलिटिकल फेस लेकर आए, और उसके बाद वो पावर में 3-4 दफा पावर उन्होंने ले ली। अच्छा, इससे पूरी की पूरी सब पार्टीज गुजरी, एमक्यूएम भी गुजरी है, आपके सामने है कि एमक्यूएम के साथ भी यही था, मिलिटेंट विंग से वटएवर, लड़ाई झगड़े मार कुटाई कत्लो गारत, उसके बाद एक नया फेस आया। अच्छा, इसी तरह हमने देखा नवाज शरीफ साहब का था, जो पहले वाले दौर थे, लड़ाई झगड़े 12 अक्टूबर के बाद, उन्होंने भी अपने आप को जाकर पॉलिटिकली तौर पर एक अपना फेस रखा। तो खान साहब इसको अब तारीख का जबर कहें, हिस्टोरिकल प्रोसेस कहें कि 9 मई हुआ, ठीक, आपके अंदर का जो गुस्सा था, एंगर था, बदले थे, जो मुर्तज़ा में थे, शाहनवाज में थे, वो अपने अपने ये तरीके से कर रहे थे, या एमक्यूएम के थे या दीगर पार्टी नवाज शरीफ साहब ने कंपनीज के थे, आपने भी करने की कोशिश की, आपके खिलाफ बहुत सारी जातियाँ भी हुई, नो डाउट। वही वाली बात जो कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, यस, फिर आपको पॉलिटिक्स में खुद को बचाने। सर मैं लास्टली, आपके बच्चे, आपके पढ़े लिखे शहर, उनका वोटर जो है ना, गुरीले वार की ट्रेनिंग लेकर नहीं है। मेरा बच्चा अगर इमरान खान साहब का सपोर्टर है, वोंट सी हिम इन द जेल इन द इवनिंग के वो गया है, किसी की गाड़ी को आग लगे, किसी का घर जला दिया, किसी को मार पीट आया है, कोई हमला करके आया है, वोंट सी। मैंने भेजे तो खान साहब पे ट्रस्ट करके भेजे कि बच्चा जैसे मेरा गया है ना, एक पीसफुल पढ़े लिखे, उस प्रोटेस्ट के बाद घर वापस आएगा, मैं जाकर उसकी जमान पॉलिटिकल एक्यूमेन उन्होंने अपना नहीं दिखा खान साहब का मेरा ख्याल है मई वे और हाईवे, उन्होंने गुरीला वार वाला कंसेप्ट लिया है। मुझे एक चीज नहीं समझ आती, जब पावर पॉलिटिक्स में थे, यानी पावर में थे, उस वक्त तो वो हर किसी के साथ मैनेजमेंट कर लेते थे, वो एमक्यूएम को क्या कहते थे उनसे भी की, काफ लीग को क्या कहते थे उनसे भी की, मोनोसिलाई से तो बात ही नहीं करते थे कैबिनेट के अंदर, परवेज साहब से बात उनको भी अकोमोडेट, लेकिन इस स्टेज पे वो इतने रिजिड क्यों हो गए? नियाज़ी साहब, एक तो ये जो मियां साहब नहीं आ रहे जलसे, कैंपेन उस तरह नहीं कर रहे, मरियम साहिबा कर रही हैं, और ये जो पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है जिस स्टेज पे चली गई है, जहां पर इस वक्त आपने पहले भी इसका खैर जिक्र कर दिया बात का, लेकिन क्या मियां साहब की तसल्ली की रीजन यही है कि ठीक है, एक पॉलिटिशियन ने अपना काम मुकम्मल तौर पे खराब कर लिया है, फिर लेगेसी या उनके पास कोई ऐसे लोग नहीं है जो उनको चला सके, जैसे फैमिली में भुट्टो साहब की बीबी ने चला ली, या मियां साहब के जाने के बाद मरियम साहिबा ने उनका वो कर लिया, तो इनके पास कोई बैकअप भी नहीं है, इसलिए मियां साहब तसल्ली में, ठीक है इलेक्शन निकल जाएगा किसी ना किसी तरह। मेरा ख्याल है कि भाई साहब जो मियां साहब की जो सोच का जो थिंकिंग जो प्रोसेस है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने सियासतदान हैं पाकिस्तान में, उनमें सबसे मैच्योर है। मेरे नज़दीक उनकी जो फ़िक्र फाका है
वो 2-3 मद्दों में होगा। पहला तो ये होगा कि वो जेन्युइनली समझते हैं और वो कॉम्प्रिहेंड करते हैं कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल दो चार है ये गैर मामूली है और से निकलना जो है आलमोस्ट नामुमकिन है। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, काजी फाजिया साहब सारे मिल के भी निकालना चाहें तो इस वक्त नहीं निकल सकते, क्योंकि आप एक वक्त में फसल बोते हैं और फिर एक वक्त में काटते हैं। जो कुछ 2014 में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कारनामा हाय सारा अंजाम दी और जिस तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश की और जिसके तसलसल में फिर इमरान खान साहब लाए गए, फिर जिसके तसलसल में इमरान खान साहब को हटाया गया, जिसके तसलसल में हम गालम गलोच, तो बड़े आसान है इलेक्शन कमीशन वालों को गालम गलोच देना, लेकिन हर एक को पता है कि जी अगर कोई चीज़ अगर कोई खुदा ना खासा इलेक्शन कमीशन वाले को गलत बात कर रहे हैं तो असल जिम्मेदार कौन है। लेकिन हमारी ज़बानें गंग हैं, हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो बंदा मस्कीन है उसमें तो गुस्सा आ सकता है, लेकिन जिसके हाथ में डंडा है उसमें तो गुस्सा आना भी नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं आता। इस वक्त क्राइसिस दूसरा जो मियाँ साहब का ये है कि मियाँ साहब जो है उनको 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में उनकी मैंने एक एपैथी देखी है, एक उनका डिसइंटरेस्ट था, अदम दिलचस्पी देखी है। और ये वजह यह है कि मियाँ साहब ने 6 इलेक्शनों के पिछले 100% टिकट दिए हैं। इन जमातों को 3-4 को टिकट देने का बड़ा तजर्बा है। होता हर दफ़ा 10, 15, 20 सीटों की ऊपर नीचे हर दफ़ा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई छोड़ जाता है, कोई नया आ जाता है। लेकिन ये इंटरव्यू उन्होंने आज तक कभी नहीं किए। 88 में और 90 में वैसे इन्वॉल्व थे, लेकिन 93, 97, 2000, 2002, 2008, 2013, 18 मियाँ साहब ने टिकट दिए हुए हैं। कभी देखा आपने ऐसा बोर्ड लगाओ और इसी के इंटरव्यू हो रहे हैं और पंजाब के, तो ये उससे और उनकी बॉडी लैंग्वेज, फिर उस वहाँ पे उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया, वहाँ से कोई मैसेज भी देते रहे। वो मैसेज ज़रा आप हम सारे लोग गौर से सुन लेते कि वो बातें हमारे से नहीं कर रहे थे, वो बातें जनरली उन लोगों से कर रहे थे कि जिन लोगों से जो पाकिस्तान के को ठीक कर सकते हैं या गलत कर सकते हैं या इन्वॉल्व हैं। और तीसरी जो चीज़ है मियाँ साहब की ये है कि इस इलेक्शन के अंदर ये बात तय है कि जूतियों में दाल बटनी है। ये इसी तरह होगा जैसे 2018 में इमरान खान साहब को, ये भट्टी साहब जानते हैं, जब हम कवरेज ये दे रहे थे जियो की, तो 3-4 दिन पहले हमारे तक खबरें आ गई थी कि इमरान खान साहब को 110 से लेके 114 तक सीट्स मिलेंगी। हमारे पास तो ना भट्टी साहब के पास जिन थे और मोकल थे, ना मेरे पास जिन और मोकल थे। लेकिन ये बात हमारे सारे जियो के सारे चौगाजी, सोहेल बड़ाई साहब जैसे, शाहजेब खानजादा, सलीम साहबी, ये सारे उस तल हुसैन साहब सारे बैठे थे और ये कहते थे 110 से 114 सीटें जो हमें बताई गई, तो इस तरह मियाँ साहब को बता दी गई हैं। आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब मुकम्मल जो है ना इस वक्त मुकम्मल इनकैपेसिटेट हो गए हैं, बिल्कुल फारिग हो गए हैं। और जो बंदे जीतेंगे ये बात लिख लें कि उनके 80% लोग जो हैं वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे। बड़ी साहब ये बताएं कि जो दिल चाहे बोल लें, आप सवाल ही नहीं करते आपसे, क्या याद करेंगे? इलेक्शन 2024, अब आपने अपने सवाल किया मियाँ साहब को क्या क्यों नहीं जा रहे। पहली बात तो यह कि मियाँ साहब को ज़रूरत क्या है, दूसरी बात है कि मियाँ साहब कहेंगे क्या। दोनों चीज़ें में कितना आइडियल मौसम है। उनका सबसे बड़ा सियासी हरीफ 200 मुकदमों के साथ जेल में है, पार्टी इंतखाबी सियासत से टेक्निकल आउट हो चुकी है, गलियाँ और जनसुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार के लिए। थैंक यू सो मच इरशाद भट्टी साहब, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब, रऊफ़ क्लासरा साहब, आप तीनों को शुक्रिया। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।